आइए एक ऐसी महान शख्सियत का उद्बोधन हम सब सुनेंगे जिनका बहुत अच्छा अनुभव है जुडिशरी में विशेष रूप से रहने का और आम जन की शिकायतें सुनने का मानवाधिकार में। तो सभी तरह का तजुर्बा, उनका अनुभव सम्मान्य श्री HR कुड़ी साहब, बहुत बहुत अभिनंदन के साथ सम्मान्य कुड़ी साहब। परम आदरणीय मेरे बड़े भाई माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान जगत सिंह जी साहब, मेरे बड़े भ्राता श्रीमान BR ग्वाला साहब, इस संस्था के अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी चौधरी साहब, मेरे भ्रातागण सही राम जी चौधरी, माता दीन जी रणवा साहब, डॉक्टर सुनील जी गरसा साहब, श्री मदन जी बाजिया जी, श्री BR भूकर साहब, डॉक्टर शालिनी, श्रीमती रेखा जी जानी, श्रीमती सावित्री जी, उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज का ये जो कार्यक्रम यूनाइटेड जाट महासभा द्वारा किया जा रहा है, उसमें आप सबके बीच उपस्थित होने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं हरिराम जी किवाड़ा साहब का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मोहनलाल जी चौधरी एवं उनकी टीम से मिलवाया और उन्हीं के आग्रह पे मैं आज आप सभी के बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरा ये सौभाग्य है, विशेषकर जैसे कि मोहनलाल जी चौधरी साहब ने बताया कि ये जो संस्था का गठन किया गया उसके पीछे नागौर ज़िले के पी ग्राम के पानी की करामात है। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं खुद भी नागौर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं भी पी जैसे एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। आज का ये जो शपथ ग्रहण समारोह माननीय न्यायमूर्ति जगत सिंह जी साहब के मुख्य अतिथि में हुआ, मैं मोहनलाल जी से विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि जाटों में बहुत सी महान विभूतियाँ हुई है जिनका जिक्र विस्तार से पूर्व वक्ताओं ने किया है, हरिराम जी ने भी किया है। उन विभूतियों के अतिरिक्त मैं मोहनलाल जी व उनकी टीम से निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय न्यायमूर्ति जगत सिंह जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वो अध्ययन करके और इनके जिस तरह के विचार, जीवन में अनुशासन, सबको साथ में लेने की कला, ये सीख जाए तो मैं समझूंगा कि ये संस्था अपने उद्देश्यों के लिए बहुत कुछ कर पाएगी। मैं जब नौकरी में आया उससे पहले, जिसको कहते हैं कि जानकारी का अभाव, गांव से निकलने वाले बच्चे को ये भी पता नहीं होता था कि 11वीं कक्षा की मार्कशीट के आधार पर इंजीनियरिंग में एडमिशन होता था, मेडिकल में एडमिशन होता था। पर बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जिनको ये पता ही नहीं होता था कि 11वीं कक्षा के मार्क्स के आधार पर कोई इंजीनियर बन सकता है क्या। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे गाँव में मेरा परिवार शिक्षित परिवार था। उसके बावजूद जब मैं LLB में पढ़ रहा था तब तक मुझे ये पता नहीं था कि LLB करके कोई सीधा मजिस्ट्रेट बन सकता है क्या। मैं बीकानेर में LLB की पढ़ाई कर रहा था। अब शायद स्कूल कॉलेज में औपचारिकताएं कम होती है, उस समय हर सर्टिफिकेट के लिए, हर प्रमाण पत्र के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के दस्तखत करवाने पड़ते थे। मुझे आज भी याद है, हम जब पढ़ते थे उस टाइम वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट होते थे PP सिंह जी डूडी भादरा के रहने वाले हैं। हम देखते कि हम कहीं कभी भी जाते दस्तखत करवाने तो पूछते कहाँ से आए हो, किसान छात्रावास से। वो आंख नीच के दस्तखत कर देते थे। वो चाहे हमारी आय का प्रमाण पत्र हो, चरित्र प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, वो कभी नहीं पूछते थे कि तुम्हारी आय वास्तव में कितनी है, तुमने कितनी लिखी है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। तब हमारे भी जैसे किसी आप बड़े आदमी से मिलते हो तो आदमी की इच्छा होती है कि मैं भी आगे बढ़ूं। उनको देख के हमारी भी इच्छा होती थी कि मजिस्ट्रेट वाली पोस्ट तो बहुत अच्छी है, बहुत लोगों का भला किया जा सकता है, न्याय की कुर्सी है।
तो हमने भी जानकारी करने की कोशिश की कि मजिस्ट्रेट कैसे बनते हैं। तो हमें पता चला कि LLB करने के बाद में कंपटीशन होता है, उसमें अगर पास हो जाओ तो आप मजिस्ट्रेट बन सकते हो। अब तो अपने समाज के बहुत से बच्चे IAS, IPS, RJS, RAS, IAS खूब बन रहे हैं, पर उस टाइम इतनी जानकारी नहीं थी, जागृति नहीं थी, शिक्षा भी नहीं थी। इसलिए मुझे याद है जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो पूरे नागौर ज़िले में, जिस तरह से इन्होंने कहा ना कि साहब कि आपके दूर दराज के रिश्तेदार वगैरह सब ढोल बजा के खुशियाँ बांटते हैं। अपने अधिकारियों को हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले जितना शोषण गांव का अधिकारी उन गांव के गरीबों का करता है, कोई नहीं करता। क्यों? दूसरे तो उसके कब्जे में नहीं आते, पर उनका बिल्कुल पूरा जितना शोषण कर सकता है करेगा। मैं ये नहीं कहता सभी होते हैं, एक्सेप्शन भी है। जैसे हमने नौकरी में ग्वाला साहब को देखा, बहुत पॉजिटिव रहते थे, जो भी आता उसकी मदद करते थे। सही राम जी को देखा है, माता राम जी को देखा है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हमने जब नौकरी ज्वाइन की उस समय किसी तरह की ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती थी। अब तो मजिस्ट्रेट के लिए साल भर की पहले ट्रेनिंग होती है। हम तो कॉलेज से क्लासरूम से उठ के आए और मजिस्ट्रेट की कुर्सी पे बैठ गए। उस टाइम हमें ट्रेनिंग देने वाला कौन था, सिखाने वाला कौन था? यही माननीय जस्टिस जगत सिंह जी, इन जैसे जो अधिकारी थे, उन्होंने हमें कलम पकड़ के और सिखाया किस तरह से बयान लिखे जाते हैं, किस तरह से फैसले लिखे जाते हैं, किस तरह से न्याय होता है, न्यायिक अधिकारी को कैसे रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। एक अंग्रेजी की कहावत है कि आदमी की पहचान आदमी की कंपनी से होती है। अगर आपकी पहली पोस्टिंग किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे है, 10 अधिकारियों के आप साथ में रह रहे हो, वो सारे सारे अच्छे और ईमानदार हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जीवन में कभी भी बेईमान नहीं बनेगा। क्यों? उस कंपनी में उसको ऐसी शिक्षा मिलती है कि भाई मुझे नौकरी किस तरह से करनी है। तो हम भाग्यशाली रहे कि हमें कंपनी ऑनरेबल जस्टिस जगत सिंह जी, उस टाइम ये भी मजिस्ट्रेट थे और हम भी मजिस्ट्रेट थे। निश्चित तौर पर उस टाइम प्रमोशन बहुत स्लो होते थे इनकी। हम जब नौकरी में आए तब 10 साल की नौकरी हो चुकी थी, चंद दिनों बाद प्रमोशन इनका हो गया था। इस तरह के जो अधिकारी थे उनसे हमने उनके साथ में रह के जो कुछ भी अच्छी चीज़ें थी उनसे ग्रहण की। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, इन लोगों की दी हुई ट्रेनिंग से, इनके साथ से, इनसे जो कुछ सीखा उससे मुझे जीवन में कहीं पर भी कोई भी कठिनाई नहीं आई। ईश्वर की इतनी कृपा रही कि सीधे सीधे चलते रहे और मंजिलें अपने आप मिलती रही। हमने एक मजिस्ट्रेट की छोटी सी एक नौकरी की, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी भगवान ने मुझे काम करने का मौका दिया, जो कि एक स्टेट के चीफ जस्टिस के इक्वल पोस्ट होती है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसके साथ में रहते हो, किस संगत में रहते हो। जैसे गाँव में भी कहते हैं संगत का फल मिलता है। आपकी अच्छी कंपनी है, अच्छी संगत है, निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ोगे। एक बात मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूँगा, डेमोक्रेसी में राजनीति को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर राजनीति को आप इग्नोर करोगे तो आप पिछड़ जाओगे। मैंने महसूस किया है, मेरे देखते देखते मैंने जब से मेरी समझ समझी है तब से लेकर आज तक मैंने ये महसूस किया है, राजनीति में आप लोगों का अपना जो समाज है आज सबसे कमज़ोर स्थिति में। इस चीज़ को आप सभी स्वीकार करेंगे। उस पे इस संस्था को, अपन सभी को मंथन करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे बहुत से पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये बात सही भी है, आपस में ईर्ष्या है, एक दूसरे की टांग खिंचाई है, आगे बढ़ते हुए किसी को नहीं देखना चाहते। जैसे हरिराम जी ने कहा, जैन समाज वालों ने ये तय कर रखा है कि कोई जैन समाज का कमज़ोर आदमी, उसको अगर लोन देंगे तो उससे ब्याज नहीं लेंगे। ये मैंने भी देखा है कि महाजन कम्युनिटी में कोई एक पार्टी फेल हो गई तो सारा महाजन समाज इकट्ठा होकर उसको दिवालिया डिक्लेयर नहीं होने देते, उसको बढ़ाते हैं वापस। ये अपन लोगों में कमी है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से राजनीति में अपन
धीरे धीरे कमज़ोर यूँ होते रहे। पहले लोग बाग कहते हैं साहब के जाट इतने हैं, फिर भी राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले या नहीं मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने वो समय देखा है जब मुख्यमंत्री कोई भी होता हो, राजस्थान की कोई भी कैबिनेट किसी भी तरह का महत्वपूर्ण डिसीजन लेती तो सबसे पहले उनको ये भय होता था कि साहब के ये जो जाट समाज के लोग मंत्री हैं हमारे इस निर्णय को किस तरीके से लेंगे। इसलिए उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना किसी तरह का निर्णय नहीं ले सकते थे। वो मुख्यमंत्री नहीं होते हुए भी राज में चौधर उनकी थी। जैसे अभी बताया हरिराम जी ने, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज दिन जो अपन ज़मीनों के मालिक बने बैठे हैं वो किसकी देन है, किसकी सोच है। वो चौधरी कुंभाराम आर्य की सोच थी। आप कुंभाराम जी के बारे में भी साहित्य पढ़िए। कुंभाराम जी ने जब ये राजस्व कानूनों में सुधार की बात कही तब ये बात आई कि साहब जो ज़मीन जोत रहा है उसको उसका मालिक डिक्लेयर कर दो। तो निश्चित तौर पर भारत का संविधान लागू होता है। यहाँ के जो भी नेता थे, दूसरे मुख्यमंत्री वगैरह थे, का साहब प्रॉपर्टी राजा महाराजाओं की है, ज़मीनें जागीरदारों की है, उनको अपन बिना मुआवजा दिए कैसे ले सकते हैं। तो एक मत्ता बनी कि साहब इनको मुआवजा दे दिया जाए जागीरदारों को और को, क्योंकि किसान तो एक तरह से उस पर खेती करने का अधिकार था, मालिक वो थे। पर कुंभाराम जी आखिर तक अड़े रहे कि नहीं, एक पैसे का भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा और जो ज़मीन है जो जोत रहा है वही उसका खातेदार डिक्लेयर होगा। और कुंभाराम जी की जिद थी, अपने जितने भी किसान वर्ग के जो राजनीतिज्ञ थे उनका सपोर्ट था। इस कारण से अपन सारे के सारे आज दिन ज़मीनों के मालिक हैं। आज हर क्षेत्र में अपने समाज के लोगों ने किसी भी क्षेत्र में गए हैं, बहुत प्रोग्रेस किए, पर राजनीति में पिछड़ रहे हैं। उसमें अपने को मंथन करने की ज़रूरत है और अपने को दूसरों को दोष देने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि कहीं कुछ अपन भी तो दोषी नहीं है। मैंने शुरुआत में ये देखा कि राजस्थान में छात्रावास वगैरह जो भी होते थे, जाट छात्रावास नहीं होते थे, किसान छात्रावास होता था। उसमें किसानों के सारे बच्चे पढ़ते थे। और मुझे याद है मैं LLB कर रहा था उस टाइम, मेरे साथ में जैसे विष्णुइयों के लड़के पढ़ते थे। मुझे ये पता नहीं था कि ये विष्णुई जाटों से अलग है क्या, एक ही गोत्र होते थे और एक ही राजनीति में भी वो सब साथ रहते थे, जितनी भी किसान कौमें साथ रहती थी। अब आप ये देखिए कि धीरे धीरे स्थिति ये हो गई है कि चुनाव जब होते हैं तो जाट कैंडिडेट होते ही बाकी की सारी कौमें उसके खिलाफ लामबंद हो जाती है। क्यों? क्या इसमें सारा दोष उन जातियों का ही है जो जाटों के खिलाफ लामबंद हो रही है? क्या अपना भी कोई दोष है? इस बारे में भी अपने को चिंतन करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं समझ पाया, राजस्थान में गाँवों में किसानों में सबसे बड़ा तबका जाटों का है। पहले ये होता था कि जाट गाँव में बड़े भाई का रोल प्ले करता था, बाकी के जितने भी दूसरी किसान कम्युनिटीज़ है उनको छोटे भाइयों की तरह वो ट्रीट करता था। आप लोग सभी जानते हो, परिवार में जो सबसे बड़ा बेटा होता है, भाइयों में किसी तरह का छोटा मोटा कोई बंटवारे का और का होता है तो उस बड़े वाले भाई को हमेशा सफ़र करना पड़ता है, उसको त्याग करना होता है। छोटे भाई राजी नहीं हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे ऐसे वाला तू ले ले भाई, शांति रखो। पहले ये होता था कि साहब के जाट MLA बन गया तो कोशिश ये होती थी यार के यहाँ पर विष्णुई ज़्यादा है, प्रमुख इनको बना दो, यहाँ ये कुमार ज़्यादा है इसको सरपंच बना दो, दूसरी यादव ज़्यादा है साहब इसको प्रधान बना दो। पहले ऐसा होता था, इस कारण सब संगठित भी थे। अब तो ये है साहब के MP भी मैं बनूं, मुख्यमंत्री भी मैं बनूं, प्रधान भी मैं बनूं, प्रमुख भी मैं बनूं, सरपंच भी मैं बनूं। और सरपंच अगर मान लिया कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे बेटे की बहू बन जाएगी या मेरी पत्नी बन जाएगी। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि आप लोगों को, अपन सभी को कुछ त्याग भी करना पड़ेगा छोटे भाइयों को साथ में जोड़े रखने के लिए।
नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जो अभी आपको जाट के नाम पे टिकट दिया जाता है कि साहब कि ये जाट चुनाव जीत जाएगा। आप लोग यहाँ आए, मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।